चलो, गुड मॉर्निंग, लेट अस स्टार्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक चल रहा है ना। एक बार क्वेश्चन नंबर्स देखते जरा। 1 2 3 4 5 बाकी होगा आई थिंक। उसके पहले 1 2 3 4 तो हो गए होंगे, राइट। 6 भी हो गया था आई थिंक, जाते जाते हमने 6 किया था, राइट। 7 8 आर ऑलरेडी डन। चलो फिर आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यू कैन कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फटाफट रीड करना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये जल्दी होना चाहिए। लर्निंग कर्व अप्लाई होता है, लर्निंग कर्व सुना? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लर्निंग कर्व। अगर कोई काम आप पहली बार कर रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। आप सेकंड टाइम वही काम करोगे तो कुछ तो सीखा होगा आपने फर्स्ट टाइम, तो उससे कहीं ना कहीं आपका जो टाइम है वो रिड्यूस होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। काम भी अच्छा होना चाहिए। लर्निंग कर्व अप्लाई होता है वहां पे। तो लेट्स सी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तुम्हारे साथ कि नहीं हो रहा है। नॉर्मल एवरेज माइंड्स पे तो अप्लाई होता है। रीड करते हैं। India Limited requires 50 lakhs rupees for a new plant. This plant is expected to yield EBIT of 10 lakhs. 50 लाख लगा के 10 लाख आएगा, है ना। कितना परसेंट हुआ? 20% ROC। प्रोजेक्ट की ROC कितनी है? 20%। Now, while deciding about the financial plan, the company considers the objective of maximizing, underline this, objective of maximizing EPS. कंपनी का ऑब्जेक्टिव है EPS बढ़ाना, राइट। और उनका ये ऑब्जेक्टिव कौन पूरा करके देगा? फाइनेंशियल मैनेजर। मतलब हमको करना है ना, यहाँ पे हम फाइनेंशियल मैनेजर है इधर। तो इट हैज 3 alternatives to finance the project. First, by raising debt of 5 lakhs or rupees 20 lakhs or 30 lakhs, and the balance amount in each case by issuing equity shares. तो आपको 50 लाख चाहिए, आप 5 लाख का लोन ले सकते हो। 5 का लोन लेंगे 50 में से, तो बचे हुए 45 लाख इक्विटी से लाएंगे। 20 का लोन लेंगे तो 30 लाख इक्विटी से लाएंगे। 30 लाख का लोन लेंगे तो यस। The company's share is currently selling at rupees 150 market price, but it is expected to decline to rupees 125 in case the funds are borrowed in excess of rupees 20 lakhs. So please underline this, in excess of rupees 20 lakhs. 20 लाख से ज्यादा का लोन लिया हो तो आपका शेयर प्राइस 125 पे आ जाएगा। The funds can be borrowed at the rate of 9% up to rupees 5 lakhs. पहले 5 लाख पे 9%, and at 14% over 5 lakhs and up to 20 lakhs. तो 5 से लेके 20 लाख तक 14%, और 20 लाख के भी ऊपर गए तो 19%, 19%, राइट। तो बेसिकली ये क्या देखे रखा आपने को, किस तरह का रेट है ये? यस, इट इज कॉल्ड स्लैब रेट। The tax rate applicable to the company is 40%. Which form of financing should the company choose? 3 ऑप्शन है ना अपने पास, 5 20 और 30। तो कितने का लोन लेना चाहिए? शो ईपीएस अमाउंट अप टू, ठीक है, तो राउंड ऑफ करने के लिए बोला हुआ है। समझ में आया क्या करना है अपने को? क्या करना है? ईपीएस निकालना है। क्या निकालना है? ईपीएस निकालना है तीनों ऑप्शन के लिए, और देखना है ईपीएस सबसे ज्यादा कहां पे है, करेक्ट। चलो लेट अस स्टार्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे ध्यान देने का यहाँ पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। We have got 3 plans. हर प्लान में लोन अमाउंट दिया हुआ है, और जो बचेगा वो इक्विटी होगा। बाकी टोटल आपको मालूम है।
चलो बताओ, फर्स्ट प्लान कितना लोन? 5 लाख का। टोटल कितने पैसे चाहिए आपको? तो इक्विटी कितना हुआ फिर? 45 lakhs। दूसरे प्लान में कितना लोन? 20 lakhs का आउट ऑफ, तो इक्विटी कितना बचा फिर? 30 lakhs। लास्ट प्लान 30 lakhs का लोन आउट ऑफ 50 lakhs, रिमेनिंग 20 lakhs इक्विटी। करेक्ट। अभी सबसे पहले यहां पे निकालो नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स इशू करने होंगे ये इक्विटी के लिए। तो पहले में अपने को 45 लाख रुपए इक्विटी से चाहिए, और एक शेयर आप कितने में इशू कर पाओगे? मार्केट में जो भाव चल रहा है उससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते आप, तो कितना 150 रुपए का भाव चल रहा है, तो डिवाइड बाय 150, 30,000 शेयर इशू करेंगे तो अपने को इतना पैसा मिल जाएगा। इधर 30 लाख डिवाइड बाय 150 रुपए, 20,000 शेयर, और यहां पे 20 लाख डिवाइड बाय 150 रुपए, 125 रुपए। लास्ट क्वेश्चन में लेकिन हमने वही लिया था, सेम लिया था, उधर हम एक्सेस गए नहीं थे। ठीक है, इधर हम 20 लाख के ऊपर जा रहे हैं ना, और 20 लाख के ऊपर जाएंगे तो शेयर प्राइस विल रिड्यूस टू, हाँ तब 150 रुपए कोई नहीं देगा। मार्केट में भाव अपना कितना आ जाएगा? 125 का आ जाएगा। तो कितने? 16,000 शेयर्स। चलो ये तो फिर भी इजी था। अब यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन और करना है इंटरेस्ट का। यार ये मेन कैलकुलेशन है, इतना स्लैब रेट है। ठीक है, स्लैब रेट इन्होंने कितने, 3 स्लैब देखे रखे हैं आपको। क्या बोला हुआ है? पहले 5 लाख तक अप टू 5 lakhs एट द रेट 9%। तो क्या हम लोग फर्स्ट प्लान में 5 लाख का लोन ले रहे हैं? हाँ, तो वहां भी इंटरेस्ट जाएगा। ये कितना होगा? क्या हम लोग सेकेंड प्लान में 5 लाख का लोन ले रहे हैं? 5 लाख क्या, हम उससे ज्यादा ही ले रहे हैं, तो पहले 5 लाख पे इतना तो आएगा ही, बाकी ऊपर का देखेंगे क्या करना है। क्या थर्ड प्लान में हम लोग 5 लाख का लोन ले रहे हैं? 5 के ऊपर ही जा रहे हैं, तो 5 तो है ही। देन 5 लाख टू 20 लाख एट द रेट 5 लाख टू 20 लाख। कितना हुआ डिफरेंस इसके बीच में? हाँ, तो पहले 5 लाख पे 9%, और उसके बाद नेक्स्ट 15 लाख पे 14%। तो लगाओ जरा, क्या हम लोग फर्स्ट प्लान में जा रहे हैं 5 के ऊपर? नहीं, तो वहां तो ये वाला स्लैब आए नहीं। हम लोग सेकेंड में जा रहे हैं यहाँ पे, तो 15 लाख पे 14% कितना होता है? 2,10,000। क्या हम लोग थर्ड प्लान में 20 लाख तक का लोन ले रहे हैं? 20 क्या, हम उससे ऊपर ही जा रहे हैं, तो ये तो आएगा ही। देन 20 lakhs टू 30 lakhs, तीसरा स्लैब। हाँ, ओवर बोला मतलब हम कहां तक जा रहे हैं। तो लगाओ अगले 10 लाख पे 19% लगाओ। चलो अभी फटाफट ऐड कर लो इसको। $45,000, 2,55,000, कितना? 445। चलो अभी ये बताओ, क्या आपको ईबीआईटी दिया हुआ है? क्या आपके पास इंटरेस्ट है? ईबीटी मिल जाएगा, टैक्स रेट है, एनपीएटी आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स है, ईपीएस भी आ जाएगा। स्टार्ट कर दो। आगे सबके आंसर? हाँ, ये वेरीफाई कर सकते हो, आपका ईपीएस आना चाहिए फर्स्ट प्लान के अंदर 19.1, सेकेंड 22.35 और लास्ट 20.81। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, फटाफट जरा आंसर करना।
हम लोग वैसे बिजनेस से रिटर्न जनरेट कर रहे हैं 20%, राइट, ROC, और हमको लोन कितने पे मिल रहा है? 9% पे, 14% पे, या फिर लास्ट में 19 पे मिल रहा है। मतलब एकदम अगर हम लोग थर्ड प्लान भी देखें तो हम 19 पे लोन लेके 20 कमाएंगे। मतलब जो एक्स्ट्रा 10 लाख लेंगे ना, 20 के ऊपर 10, 30 लाख जा रहे हैं ना 20 के ऊपर, तो 10 लाख और ले रहे हैं। वो 10 लाख हम लोग को 19% पे मिलेगा और उस पर भी हम लोग 20% कमाएंगे, तो 1% तो ज्यादा ही कमाने वाले हैं, तो उससे भी अपना EPS बढ़ना चाहिए। फिर सेकेंड प्लान में EPS बढ़ा ना आपका, थर्ड प्लान में और बढ़ना चाहिए, बिकॉज जो लोन मिलेगा आपको 19% पे मिलेगा 20 के ऊपर, और आप कमाओगे कितना? 20। तो स्टिल अगर देखा जाए तो 1% का सरप्लस तो है ही, तो यहां पे भी EPS बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ा? नहीं, फिर चल ठीक है, 22.35 से 22.45 ही हो जाता, थोड़ा ही बढ़ जाता। यस, शेयर का भाव गिर गया ना अपना, हमने कमाया तो ज्यादा था, थोड़ा तो सरप्लस कमाया था, लेकिन फिर अपने को नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा इशू करने पड़ गए, बिकॉज शेयर का भाव गिरा, तो 10 लाख रुपए के लिए ज्यादा शेयर इशू करने पड़े। समझा आपको? तो प्रॉफिट तो बढ़ा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स उससे ज्यादा बढ़ गए, एंड दैट इज द रीजन कि पर शेयर प्रॉफिट अपना डिक्लाइन हो गया। अंडरस्टूड? अगर ये शेयर का भाव 150 पे रहा होता तो थर्ड ऑप्शन ही अच्छा आता। तो शेयर का भाव 125 हुआ, हमको ज्यादा शेयर इशू करने पड़े, ज्यादा लोग आए, तो पर शेयर प्रॉफिट कम हो गया, रीजन वो है। अंडरस्टूड? लिख दो, चलो कमेंट में लिख दो फटाफट। कंपनी शुड बोरो 20 लाख रुपीस, कंपनी शुड बोरो 20 lakhs and the balance amount should be raised by issuing equity shares. By issuing equity shares. Full stop. ठीक है? तो सेम था ना वो क्वेश्चन जो इसके पहले किया था यार। लास्ट मोमेंट पे तो हम दोनों में से कोई एक क्वेश्चन भी करोगे तो बहुत है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10, योयो लिमिटेड कंपनी वैसी है, presently has rupees 36 lakhs in debt outstanding bearing an interest rate of 10%. It wishes to finance rupees 40 lakh expansion program. Expansion 40 लाख चाहिए ना इनको, and is considering 3 alternatives. First, additional debt at 12% interest. Additional क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 36 lakhs का डेट है, एडिशनल मतलब और एक्स्ट्रा लोन लेंगे, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स विद 11% डिविडेंड और इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ₹16 per share, ठीक है? So these are the 3 plans that are available. The company presently has 8 lakh shares outstanding and is in 40% tax bracket. Okay? नंबर ऑफ शेयर्स कितने इनके पास अभी? 8 लाख, और लोन कितना है? 36 लाख प्रेजेंटली। ओके, मतलब ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना, बिजनेस चल रहा है, इनको और एक्सपेंशन करना है और पैसे चाहिए। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना देखो, इफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर प्रेजेंटली ₹15 lakhs, प्रेजेंटली मतलब बिफोर एक्सपेंशन, प्रेजेंटली मतलब बिफोर एक्सपेंशन। डिटरमाइन EPS for 3 alternatives assuming no immediate increase in
प्रॉफिटेबिलिटी। नो इमीडिएट इंक्रीज मतलब आफ्टर एक्सपांशन ऑल्सो द प्रॉफिट विल रिमेन एट 15 लाख। एक्सपांशन के तुरंत बाद प्रॉफिट बढ़ने वाला नहीं है, ऐसा मान के चलो 15 लाख ही रहेगा। और आप ईपीएस निकालो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना एक्सपांशन वाला, ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हम इस प्लान से एक्सपांशन करें तो ईपीएस कितना होगा, इससे एक्सपांशन करेंगे तो ईपीएस, हम तीनों में ऑप्शन चेक करते हैं ना ईपीएस निकाल के। तो हम लोग निकालते हैं बेसिकली ईपीएस आफ्टर एक्सपांशन, ईपीएस आफ्टर, हाँ, एक्सपांशन के बाद हमारा ईपीएस कितना हो जाएगा तीनों प्लान्स के अंदर। और जो भी प्लान हमको लगता है कि हमारा ईपीएस इंक्रीज कर रहा है, हम वो प्लान सेलेक्ट करते हैं, बराबर। हाँ, तो यहां भी आपका काम वही है, ईबीआईटी लो, ईपीएस निकालो। अंडरस्टूड। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपको ईबीआईटी दिया हुआ है एक्सपांशन के बाद का? दिया हुआ है, बोला है कि अभी 15 लाख है और आगे भी तो दे दिया ना इन्होंने। यस, तो 15 लाख का ईबीआईटी लेना है और ईपीएस निकालना है। बस एक चीज का ध्यान देना है, जब आप आगे इंटरेस्ट माइनस करोगे, आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे, तो आपके पास दो दो इंटरेस्ट होगा, कुछ तो पुराना चल रहा है वो भी होगा, और अगर नया लोन लिया तो नया भी आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो आपके पास ऑलरेडी पुराने शेयर्स हैं, नए शेयर्स इशू किए तो नया पुराना मिलके और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे इस बात का, बाकी इजी है। बी पार्ट हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करने के बाद रीड करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलो हेडिंग डालना, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस। आफ्टर एक्सपांशन, तीन प्लान्स हैं, तीन कॉलम बनाता हूं। चलो शुरू कैसे करोगे देखो, हमेशा ऐसे शुरू करना है, ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन। कितना ईबीआईटी? 15 लाख। माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में दो इंटरेस्ट आएंगे, एक तो एग्जिस्टिंग और दूसरा न्यू। ठीक है, समझ में आया आपको? एग्जिस्टिंग कितना लोन है आपका? लोन कितना है? 36 लाख का, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट आएगा? 3,60,000, राइट। ये इंटरेस्ट माइनस करना है, कौन से कॉलम में माइनस करें? पहला प्लान कौन सा है? पहला प्लान, पहला डेट है ना, फिर प्रेफरेंस, तो किस में से माइनस करें अपन? तीनों में से माइनस करेंगे। समझ में आया आपको? देखो, आप नया पैसा कहाँ से लाते हो वो अलग बात है, पर जो ऑलरेडी लोन लेके रखा है उसका तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा ना। आप एक्सपांशन कैसे भी करो, चाहे डेट से करो, चाहे इक्विटी से, चाहे प्रेफरेंस से, पर जो ऑलरेडी लोन है उसका क्या, वो तो रहेगा, उस पर इंटरेस्ट जाएगा। कितना होएगा ये? 3 लाख, तीनों कॉलम में माइनस करो। यस,
न्यू इंटरेस्ट कब आएगा? जब आप नया लोन इशू करोगे तब, या नया डेट इशू करोगे तब। तो वैसे नया लोन हम लोग लेंगे 40 लाख का एट द रेट कितना परसेंट? कौन से प्लान में? फर्स्ट प्लान में ना, 4,80,000। चलो अभी माइनस करो, यूल गेट ईबीटी लेस टैक्स 660 1140, बाकी दोनों में राइट। लेस टैक्स एट द रेट 40%। आप टैक्स का अमाउंट मत बोलो, मुझे एनपीएटी बता दो सीधा। और कितना एनपीएटी? 396 684 और सेम ही रहेगा यहाँ पे। अभी क्या करना है? डिवाइड बाय, सॉरी पहले तो प्रेफरेंस भी है ना इधर, तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। और क्या रेट क्या है उसका? एट द रेट 11%। अभी ये बताओ, कंपनी के पास एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या? नहीं, एग्जिस्टिंग तो खाली लोन है और इक्विटी है, प्रेफरेंस है नहीं। तो एग्जिस्टिंग कुछ भी नहीं है, नया आ सकता है अगर इशू किया तो। और वो हम कौन से ऑप्शन में करने वाले हैं? हाँ, तो सिर्फ सेकंड में आएगा वो। 40 लाख पे 11% लगा दो, 40 लाख पे 11%, 4,40,000। चलो ये माइनस करो और इक्विटी अर्निंग्स मिलेगा अभी। कितना बोला तुमने? 3,96,000? क्या बात कर रहे हो? अच्छा हाँ, कोई डिविडेंड तो है नहीं यहाँ पे। 244 और इधर 684। चलो फटाफट नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है, बट ये भी जानना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। पहले दो प्लान कौन से? पहला तो डेट है, डेट मतलब हम लोग नया शेयर इशू नहीं करेंगे। तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स कौन से? जो पहले से चल रहे वही रहेंगे। कितने? 8 लाख से डिवाइड होगा। दूसरा प्लान प्रेफरेंस है, वहां भी नया इक्विटी शेयर इशू नहीं हो रहा है, तो वहां भी 8 लाख। थर्ड प्लान इज इक्विटी प्लान, उधर आप नए शेयर इशू कर रहे हो। कितने नए शेयर आएंगे? 2,50,000, 40 लाख डिवाइड बाय 16 रुपीज का एक शेयर बराबर। तो 250 नए शेयर प्लस 8 लाख एग्जिस्टिंग शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 10,50,000। इसका वर्किंग बताना होगा अपने को नीचे। एक एस्टेरिस्क मार्क कर देना इधर। और अभी डिवाइड करो, ईपीएस निकालो। 0.495 305 6514। तो मतलब सबसे ज्यादा ईपीएस अपने को इक्विटी में मिल रहा है। राइट, सुनो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे हम लोग एस्टेरिस्क मार्क करके वो वर्किंग बता देते हैं। 8 लाख शेयर्स हमारे पास पुराने हैं, प्लस 40 लाख डिवाइड बाय 16 रुपीज का एक शेयर, तो 2,50,000 न्यू शेयर्स। ये आ गया अपना 10,50,000। So looking at the EPS, best plan is the third plan, right? यहाँ पे मैं ऐसे ही बस लिख दे रहा हूँ, फॉर थोड़ा आगे काम आएगा अपने को। ये बेस्ट है।
एंड दिस इज नेक्स्ट बेस्ट। मतलब करंटली हम लोग 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, राइट? और आपको लगता है अगर आप आगे भी 15 लाख ही कमाओगे तो आपको फिर लोन नहीं लेना चाहिए, आपको इक्विटी शेयर इशू करना चाहिए। मतलब 15 लाख का जो ईबीआईटी है ना, वो आपके इंडिफरेंस पॉइंट से कम है या ज्यादा है? कम है। रीजन? इक्विटी ऑप्शन तो इंडिफरेंस पॉइंट के नीचे ही रहता है ना। अगर 15 लाख इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा होता तो डेट ऑप्शन अच्छा आता, बिकॉज इंडिफरेंस पॉइंट के ऊपर डेट इज बेटर प्लान, और यहां इक्विटी बेटर बोल रहे हैं हम लोग। इसका मतलब हम लोग अभी इंडिफरेंस पॉइंट तक। और सिंपल है यार, अगर आप इक्विटी से पैसा लाते हो, देखो डिफॉल्ट ऑप्शन तो इक्विटी होता है। अगर आप इक्विटी से पैसा लाते हो तो आपका ईपीएस 0.6514 होगा। वही इक्विटी छोड़ के डेट लेके आ जाओ तो ईपीएस कम होके 0.495 पे आ जाएगा। तो डेट लाने से ईपीएस क्या होगा? कम हो जाएगा। डेट लाने से ईपीएस कम हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जितना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना परसेंट भी हम लोग ईबीआईटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। मतलब हम लोग इंडिफरेंस पॉइंट तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। हम इक्विटी से नीचे हैं, डेट लेने के बाद हमारा ईपीएस इक्विटी के नीचे है, डेट वाला। तो इसका मतलब आप डेट लेके इक्विटी की बराबरी भी नहीं कर पा रहे हो। ऊपर जाने की तो बात अलग ही है। इसका मतलब हम लोग अभी इंडिफरेंस पॉइंट से नीचे काम कर रहे हैं, बराबरी भी नहीं हुई है। इज दैट क्लियर? क्या डेट प्लान कभी इक्विटी से अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। ये जो अभी आपको डेट दिख रहा है जो इक्विटी से नीचे चल रहा है 0.495, इक्विटी से पीछे है ना, ये इक्विटी 0.6514 पे, ये 0.495 पे। तो क्या ये कभी इक्विटी से आगे निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? हो सकता है ऐसा। कब होगा ऐसा? इंडिफरेंस पॉइंट के बाद। तो अगर आप थोड़ा सा और प्रॉफिट कमाओ और आप इंडिफरेंस पॉइंट को क्रॉस कर जाओ तो डेट प्लान विल बिकम बेटर देन। ये मालूम है कि नहीं आपको? बराबर। सेकंड प्लान रीड, सेकंड पार्ट रीड करो क्वेश्चन का। एनालाइज विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रेफर। वो तो सिंपल है, ईपीएस ज्यादा है, इक्विटी ऑप्शन ही प्रेफर करेंगे। उसके बाद हाउ मच वुड ईबीआईटी नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव मतलब डेट वुड बी बेस्ट। आप बताओ आपका ईबीआईटी कितने से इंक्रीज होगा तो डेट बेस्ट बन जाएगा। डेट बेस्ट कब बनता है? इंडिफरेंस पॉइंट के बाद। इसका मतलब ये लोग क्या पूछना चाहते हैं आपसे? इंडिफरेंस पॉइंट पूछना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? सबकी समझ में आया क्या कि इंडिफरेंस पॉइंट पूछ रहे हैं? ये चीजें लोग सीधा सीधा पूछ सकते हैं। कैलकुलेट इंडिफरेंस पॉइंट, दैट्स इट। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सोल्यूशन बहुत इजी होता है, बट अपने को हमारी प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आती कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए तो आंसर लाना बहुत आसान है कोई भी सब्जेक्ट में। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर आप एक्सपेक्ट मत करो, तब तक तो आप बेसिकली अंधेरे में तीर लगाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। पहले तो कमेंट लिख देते हैं जरा हम लोग अपना। ऑन द बेसिस ऑफ हायर पीएस, equity alternative is best. Equity alternative is best. However, if EBIT after expansion increases beyond indifference point, increases beyond indifference point, next best alternative, that is
plan would be best? ओके, तो अभी कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि ऐसा कब होगा। नीचे लिख दो कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन, कौन से प्लान के बीच में आप निकाल रहे हो? बेस्ट एंड नेक्स्ट बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट, राइट? दैट इज बिटवीन plan 1 and plan 3. समझ में आया क्या? चलो अभी इंडिफरेंस पॉइंट तो तुमने बहुत निकाला यार। इंडिफरेंस पॉइंट मतलब क्या ढूंढना होता है? EBIT। और कौन सा EBIT? ऐसा EBIT जहां पे दो प्लान्स का EPS सेम हो, राइट? तो अपने को क्या करना होगा? दोनों प्लान्स का फॉर्मूला बनाना होगा। EPS का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, EBIT माइनस फर्स्ट प्लान में कोई इंटरेस्ट है क्या? है ना, नया नहीं है। अच्छा, नया भी है, पुराना भी है और नया भी है, दोनों मिला के बोलो कितना है? 360 एंड 480, 8,40,000। 8,40,000 माइनस होगा 1 minus 0.4 divided by how many shares? 8 lakh shares is equal to EBIT minus 360. One minus 0.4 divide by 10,50,000. तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, बताओ क्या क्या कैंसिल कर देंगे? ये नीचे इसको कैंसिल करो पहले, कितना आएगा बोलो? 1.3125 और ये 1 माइनस 0.4 वो भी हट जाएगा ना, रेफरेंस डिविडेंड नहीं है ना बाजू में, अकेला ही है। सॉल्व कर लो, अभी हो जाएगा 1.3125 EBIT माइनस 11,02,500 is equal to EBIT माइनस 3,60,000। बस सॉल्व करो इसको, आंसर लेके आओ। 23 लाख समथिंग आना चाहिए, 2376 आया। अभी आपका EBIT कितना है? 15 लाख है, जो कि ऑब्वियसली 23 लाख से कम है। तो मतलब आप इंडिफरेंस पॉइंट के नीचे हो, ये तो अपने को मालूम ही था यार। इक्विटी प्लान अच्छा आ रहा है मतलब इंडिफरेंस के नीचे ही हो। पर अगर अपना EBIT जो 15 लाख है, अगर ये फ्यूचर में इंक्रीज होके 23,76,000 के ऊपर चला जाता है तो डेट प्लान इक्विटी प्लान को ओवरटेक कर लेगा और डेट बेस्ट बन जाएगा, राइट? तो अभी 15 है, 2376 के ऊपर ऐसा हो जाएगा, मतलब EBIT कितना और बढ़ेगा तो डेट बेस्ट हो जाएगा फिर 8,76,000, मोर देन 8,76,000, क्योंकि इस पे तो बराबर होंगे और उसके बाद बेस्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे लिखो therefore if EBIT after expansion increases by more than rupees 8,76,000, increases by more than rupees 8,76,000, कैसे आया ब्रैकेट में बता दो? 2376 माइनस 3 lakhs, bracket close. Debt alternative would be best. Debt alternative would be best.
समझ में आया ये? तो फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, नॉर्मल था, हमने क्वेश्चन सॉल्व वो सिर्फ सेकेंड पार्ट के लिए किया है, ठीक है। तो लास्ट डे पे भी जो आप रिवाइज करोगे तो आपको फर्स्ट पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, यू ओनली लुक एट द सेकेंड पार्ट, ठीक है। ऐसा मार्क करने का, लास्ट डे में मालूम नहीं पड़ेगा क्या पढ़ने का क्या नहीं पढ़ने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Underline after meeting its interest liability, मतलब आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट 3 lakhs, तो ये कौन सा अमाउंट है? ईबीटी है, 3 lakhs इज ईबीटी। और ओके ओके 10 रुपए का एक शेयर, 80,000 शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया फिर? 8 लाख। और रिटेन अर्निंग्स कितना है? 12 लाख। रिटेन अर्निंग्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्विटी ना, राइट? वो भी शेयर होल्डर्स फंड्स में आता ही है। चलो, और एक्सपांशन करना है, ठीक है। अंडरलाइन दिस, सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एट प्रेजेंट, सेम आरओआई, सेम आरओसी, परसेंटेज बोल रहे हैं ये लोग, रेट बोल रहे हैं, रेट। चलो आगे, दो प्लान है अपने पास, डेट और इक्विटी, करेक्ट। इक्विटी पार पे इशू करेंगे 10 रुपए पे। आगे, इफ ठीक है, 2 कॉलम बना देंगे, आ जाएगा आंसर। और क्या एडवाइस देंगे? जिसका ईपीएस ज्यादा आएगा वो सेलेक्ट करो, और क्या एडवाइस क्या देना है इसमें, समझ गए? तो बेसिकली ईपीएस निकालना, राइट। अब ये बताओ कि एक्सपांशन के बाद कंपनी कितना ईबीआईटी जनरेट करेगी? एक्सपांशन के बाद कंपनी का ईबीआईटी कितना होगा? मेरा क्वेश्चन समझा? आफ्टर एक्सपांशन व्हाट विल बी द ईबीआईटी ऑफ द कंपनी? 4,20,000 तो अभी कमा रहे हैं, 4,20,000 तो अभी कमा रहे हैं ना। अभी सुनो, अभी 4,20,000 कमा रहे हैं, एक्सपांशन के बाद कितना कमाएंगे? सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब सेम आरओआई, आरओआई इज अ परसेंटेज, सेम परसेंटेज रिटर्न जनरेट करेंगे। लेट अस से द आरओआई इज 20%, इट मींस व्हाट, आप बिजनेस को 100 रुपए दोगे तो आपको 20 रुपए का ईबीआईटी देगा, समझा आपको? तो 100 रुपए नहीं, अगर 200 रुपए दिए तो ऑब्वियसली जितना कैपिटल बढ़ाओगे उतना 20% के हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो मुझे वो अमाउंट आप निकाल के बताओ। ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन चाहिए मुझे, ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन। 5,04,000 गलत है, एक्सपांशन के बाद आपकी ईबीआईटी बढ़नी चाहिए ना यार। आप और पैसे लगा रहे हो बिजनेस में, और पैसा लगाओगे तो और प्रॉफिट आएगा। छह लाख तो गलत है दोस्त, इधर ही गलत बोल रहे हो तुम लोग। कंपनी के पास अभी करंटली कितना कैपिटल है? कैपिटल कितना है? 30 lakhs है। देखो ये 1,20,000 का इंटरेस्ट पे करे ना ये लोग 12% के हिसाब से,
तो लोन का अमाउंट आ जाएगा ना आपको, इफ यू आर पेइंग 12% इंटरेस्ट और अमाउंट 1,20,000 होता है तो लोन कितने का है? 10 लाख का लोन है, 8 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है और 12 लाख रिटेन्ड अर्निंग्स है। सो ओवरऑल यू आर हैविंग 30 लाख रुपीस, और 30 लाख में आपका ईबीआईटी कितना आ रहा है? 3 लाख प्लस 120, रिवर्स जाना पड़ेगा, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट ईबीआईटी 420। तो अभी एक्सपांशन में 4 लाख और लाओगे तो कितना कैपिटल हो जाएगा फिर? 34 लाख हो जाएगा। अच्छा, आपका ये 30 लाख लगा के 4,20,000 कमा रहे हो ना, आरओआई क्या है? 14%। मतलब आप बिजनेस को जितना भी कैपिटल दोगे उसका 14% आपको रिटर्न मिलेगा। तो 34 लाख का 14% निकालो, 4,76,000। इजी था ना यार, ये आंसर आया नहीं है, इजी बोल रहे हैं हाँ। इधर बोला हुआ है कि जितना अभी आरओआई है वही रहेगा, तो आपका काम है तुरंत पहले एग्जिस्टिंग आरओआई निकालो। और एग्जिस्टिंग आरओआई का फॉर्मूला क्या होगा आरओआई का? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस borrowed fund. Shareholders funds is equity plus reserves. Share capital plus reserve. और borrowed fund में डेट है अपने पास, डिबेंचर्स है। तो इजी था यार, होना चाहिए था ये। तुमने डेट ही नहीं लिया, बताओ सीधा सीधा इंटरेस्ट कैसे आ रहा है फिर? कुछ भी करते हो यार। क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा था ये? 11। देखो जब भी कोई एक्सपांशन वाला क्वेश्चन आ जाना, एग्जिस्टिंग चल रहा है, एक्सपांशन करना है, तो आपको सबसे पहली चीज ये जाननी है एक्सपांशन के बाद ईबीआईटी कितना होगा, वो दिया है कि नहीं दिया है एक्सपांशन के बाद, क्योंकि ईपीएस निकालने के लिए शुरुआत ही ईबीआईटी से करनी है। और अगर वो नहीं दिया है तो यू विल अज्यूम कि जितना आरओआई अभी है उतना ही आरओआई एक्सपांशन के बाद भी होगा। तो आपका काम है पहले एग्जिस्टिंग आरओआई निकालना। और एग्जिस्टिंग आरओआई कैसे आता है? ईबीआईटी अपॉन, हाँ तो देखो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, अभी ईबीआईटी कितना है, आरओआई निकालो, और वही आरओआई आप आगे भी अप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलो पहला काम देखते हैं। यहाँ पे अपने को हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। लिखो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या क्या है अपने पास कैपिटल के नाम पे? सबसे पहले तो वी हैव गॉट 12% डिबेंचर्स, 12 ना, 12% डिबेंचर्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स हियर? 10 लाख। कैसे मिलेगा अपने को? 1,20,000 डिवाइड बाय 12%, $10 लाख ना। फिर लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो 80,000 शेयर है ना कुछ, और क्या है फेस वैल्यू? 10 रुपए। प्लस वी हैव गॉट रिजर्व्स, विजय की तरफ क्यों देख रहे हो? अब ये ईबीआईटी कितना है अपना एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, वो भी लिख दो, क्योंकि हमको पहले आरओसी निकालना है ना, आरओआई निकालना है, उसके लिए चाहिए।
EBIT इज EBT प्लस इंटरेस्ट, उल्टा जा रहा है ना, हम लोग इंटरेस्ट ऐड बैक कर रहे हैं यहाँ पे। EBT 3 लाख, इंटरेस्ट 120, EBIT 4,20,000। अभी निकालने का एग्जिस्टिंग ROC, और ये स्टेप्स का ध्यान दो जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं अभी, क्योंकि ऐसा ऑलमोस्ट हर एक एक्सपेंशन के क्वेश्चन में अपने को करना हो सकता है। ROC का फॉर्मूला है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये 30 लाख इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो फटाफट अभी डिवाइड करो। 4,20,000 कमा रहे हो तुम लोग 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करके, तो फॉर 100 रुपी 14 रुपीज, राइट। खाना बज रहा है कहीं पे? क्या बज रहा है रक्षा? तो क्या बज रहा है? चलो सुनो अभी जरा। व्हाट विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपेंशन? लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपेंशन। $30 + 4, राइट। लिखो 30 लाख + 4 लाख। तो आपका EBIT कितना होगा फिर आफ्टर एक्सपेंशन? 34 लाख का 14%। अभी चेंज हुआ है। अभी किस पे आ गए? चलो ये कैसे यार, बस तुरंत इतना जल्दी कैसे भजन से तुरंत गुलाबी साड़ी। बीच बीच में भटक जा रहा है यार। आदि आया कि नहीं आया? इतना मजाक कर रहे थे उसका यार तुम लोग, बोलते रेन डांस में दिखाई नहीं दे रहा है वो। अंधेरा था ना उधर, बोलते वो वो नाचने के टाइम पे उसने पैंट वैंट ऐसे ऊपर किया। भाई
रोहन को तो टेंशन था, 5,000 का हिसाब नहीं बन रहा था। मिल गया। वो मेरी तरफ रोहन को टेंशन दी भाई, मैंने जाके बोला कि अब तो टेंशन मत ले, तेरे को नहीं देने का है, तब इसने शुरू किया राइट से जाना। चलो अभी ईपीएस निकालते हैं फटाफट। पहला प्लान कौन सा है? दो ही प्लान है ना यहाँ पे, दो ही है ना। पहला इक्विटी है, पहला डेट है। के बाद इक्विटी। प्रेफरेंस तो है नहीं, ना तो एग्जिस्टिंग है ना ही नया इशू करने वाले हैं, राइट। तो आ जाएगा ईपीएस। चलो ट्राई करो अभी। तो आया सबको आंसर? हाँ, इट शुड बी 1.925 एंड 1.4833। किसमें ज्यादा ईपीएस दिख रहा है आपको? डेट प्लान में? चलो एडवाइस लिख दो फिर फटाफट। लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ हायर ईपीएस debt plan should be selected. डन। एग्जाम क्वेश्चंस हैं ये सब, इजी है ना, वैसे मैनेजेबल है। ये एक चीज़ का ध्यान देना, जो हम लोगों ने पहले वो स्टेप्स कुछ किए ना यहाँ पे सॉल्व वर्किंग, हाँ वो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आ जाएंगे अभी। सबसे पहले चीज़ आपको यही देखनी है कि एक्सपांशन के बाद हम कितना ईबीआईटी जनरेट करेंगे, वो दिया है या नहीं दिया है। इफ इट इज नॉट गिवन तो आप एग्जिस्टिंग आरओसी निकालोगे पहले, एंड यू विल अज्यूम कि उतना ही रेट ऑफ रिटर्न हम लोग एक्सपांशन के बाद भी जनरेट करेंगे। और एग्जिस्टिंग आरओसी निकालने के लिए अपने पास एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट होना चाहिए, और वो इन्होंने आपको यहां वहां लिख के दिया होगा सब, तो आपको समझना है, ध्यान से रीड करना है और उसको एक जगह पे कंपाइल करना है। अंडरस्टूड? देखते नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 ऐसी है वो कम कर दो भाई, मतलब बंद कर दो, चलो थोड़ा टाइम। कितने पे है? बंद कर दो एक बार के लिए। वो तो कभी कभी 10 डिग्री पे आ जाती है वो। अच्छा, तो इसका डिस्प्ले क्या डिस्प्ले, वो तो यार उसमें एक ऑप्शन रहता है, देख लाइट करके लिखा होगा, देख देखा, हाँ वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। आ गया, देख अभी क्या है तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन 12। भाई का ब्रेक पे ब्रेक में कुछ नहीं है इधर। चलो फातिमा रीड करो। तो उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्त, मिनिमम लेक्चर साइज वैसा कुछ रीड करो। हाँ ओके, उसमें अंडरलाइन करना है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अभी इनके पास इतना पैसा है, टोटल कितना हो गया? 40 और 10 50 50 50 1 करोड़ है ना इनके पास अभी। देखो जरा 1 करोड़ लगा के कमा कितना रहे ये लोग।
12%, अंडरलाइन 12% होता, लिखो ROCE। ROCE is 12%, राइट। आगे ओके अभी 1 करोड़ है, 25 लाख और लेके आएंगे तो एक्सपांशन के बाद कितना पैसा हो जाएगा? 1,25,00,000। उसमें अगर ये लोग 12% भी कमाए, अज्यूमिंग सेम ROI ऑफ 12%, तो इनका EBIT कितना होगा फिर? 15 लाख हो जाएगा, राइट? यस, चलो आगे। ओके ओके, ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आगे। ओके, पी रेशो क्यों दिया हुआ है? इसका काम क्या है यहाँ पे? पी रेशो का फॉर्मूला आपको मालूम है? प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला जो है वो पहले बता देते हैं हम लोग, MPS अपॉन। इसका मतलब ये है, अगर कंपनी 1 रुपए का प्रॉफिट अर्निंग्स जनरेट करती है पर शेयर 1 रुपए का, तो उसके लिए लोग 20 रुपए का प्राइस पे करने को रेडी हो जाएंगे। मतलब कोई कंपनी है जो पर शेयर 1 रुपए कमा रही है, उस कंपनी का शेयर मार्केट में लोग 20-20 रुपए देके खरीद रहे हैं। 1 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा तो लोग कितना पैसा देने को रेडी हो जाएंगे उसके लिए? 20 रुपए का। ये इक्विटी के केस में। अगर प्रेफरेंस शेयर से पैसा लाया और 1 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया पर शेयर, तो हमारा मार्केट में शेयर प्राइस 17 रुपए होगा, और वही डेट से लाया तो 16 रुपए होगा। तो सबसे कम प्राइस अर्निंग कहां पे? डेट में। कम प्राइस अर्निंग मतलब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाएगा, रिस्की हो जाएगी ना कंपनी, तो उनका कॉन्फिडेंस कम होगा, तो लोग 16 गुना ही देंगे। अदरवाइज अगर आप इक्विटी से पैसा लाते हो तो इन्वेस्टर्स विल पे यू 20 टाइम्स, बिकॉज कंपनी सेफ होगी, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, तो 20 गुना मिलेगा। तो अभी यहाँ पे पी रेशो का इंपॉर्टेंस क्या है, यूज क्या है यहाँ पे देखो। इस फॉर्मूले से अगर आप जाओगे, इसको थोड़ा सा घुमा के आप EPS इंटू पी रेशो अगर करो तो आपको MPS मिल जाएगा, राइट? तो EPS तो हम लोग एनीवेज निकालते ही हैं, इधर पी भी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इंटू पी रेशो करके MPS तक पहुंचेंगे, और फिर वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जहां पे MPS सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में पी रेशो का क्या काम है? सिंपल, EPS के बाद मल्टीप्लाई करना है और MPS तक जाना है, बस इसीलिए दिया हुआ है। अंडरस्टूड? बिकॉज अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को फायदा तब होगा जब मार्केट में शेयर के भाव बढ़ेंगे। अभी तक तो हम यही अज्यूम करते थे कि EPS बढ़ेगा मतलब MPS भी बढ़ेगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप ज्यादा लोन लेके आते हो तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, बट देन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं होगा कंपनी में उतना, तो दे विल नॉट पे यू अ हायर प्राइस। तो ज्यादा कमा के भी मार्केट में हमारा प्राइस नहीं बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा जितना इक्विटी के केस में बढ़ सकता था। इज दैट क्लियर? क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिकॉज रिस्क है, लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उसमें कम होगा। इज इट क्लियर? चलो अभी ये बोलो, पूरा क्वेश्चन रीड करके आपको मालूम पड़ गया होगा कि इन्होंने MPS पूछा है बिकॉज पी रेशो दिया हुआ है, राइट? पूछ रहे कौन सा सोर्स अच्छा होगा और रीजन बताने का। एनीवेज, मुझे आप सिर्फ एक आंसर बताओ, क्या आपके पास EBIT आफ्टर एक्सपांशन है क्या? लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, निकाल सकते हो। कैसे मिलेगा? क्या आपके पास ROC है? ROC है तो मतलब सिंपल कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर वो 12% लगा देंगे। ये होता आफ्टर एक्सपांशन हमारा कैपिटल कितना होगा? 1,25,00,000। 1 करोड़ अभी है, 25 लाख और उस पर हम कमाएंगे कितना? तो EBIT मिल जाएगा, फिर सीधा हम लोग EPS निकालना और MPS निकालना शुरू कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो फटाफट अभी लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले आप लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपांशन। इट इज 1 करोड़ प्लस 25 lakhs।
अच्छा हो गया। नीचे भी कह रहा है मेरे। कितना बोला तुमने? 15 लाख? समझ में नहीं आता, अभी भजन सुन रहे थे। वो एक लगता है खाली शुरू करने के लिए होता है। भगवान का नाम लेके। या तो ऐसा कोई लड़का ही होगा शायद, तो पेरेंट्स दरवाजा खोलते होंगे, भजन लगा देता होगा। चलो चलो हेडिंग डालो प्लीज फटाफट अभी। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस नहीं, एमपीएस तक जाएंगे अभी हम लोग आफ्टर एक्सपांशन। थ्री प्लान्स आर देयर नो, तो 3 कॉलम बना दो। कौन गा रहा है? रक्षा गा रही है भाई। कोई आ रहा होगा, वो भी वापस चला जाएगा। इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स है ना, ये 3 प्लान है ना। सेकंड प्रेफरेंस है ना। ध्यान मत दो ना भाई तुम उधर। तो क्या तुमको नया नया चाहिए क्या भाई इंटरनेट? डीजे अगर पहुंच भी गया किसी के काबू में, उधर जाके भंगार बाटली वाला आगे से नींद खुल जाएगी उसकी। चलो आगे। सोचो विजय ऐसा दूर से आता हुआ दिख रहा है। अरे अपने पास पुराना प्रेफरेंस शेयर है क्या? और नया भी इशू कर रहे हैं ना, तो प्रेफरेंस डिविडेंड में भी फिर हाँ 2 डिविडेंड आएंगे, एग्जिस्टिंग और न्यू।
आंसर अपने वेरीफाई कर लेना. योर EPS शुड बी 9.5, 8 एंड 11.25 and MPS should be 190, 136 and 180. ओके चलो कमेंट हम लोग MPS के बेसिस पे सिलेक्शन कर रहे हैं. हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हायर MPS. प्लान 1 है ना ये, प्लान 1 ब्रैकेट में इक्विटी शुड बी सेलेक्टेड. ओके यहां नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर एक एस्टेरिक मार्क करो और नीचे वर्किंग नोट करके बना दो यार. अभी अपना कैपिटल कितना 25 लाख है ना, 40 लाख है. इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है. तो 40,000 ना, 40,000 प्लस ये न्यू शेयर का भी नंबर दिया है क्या? तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो 40 प्लस 20, चलो ठीक है 20 ना. $60,000 शेयर्स. क्या था ये क्वेश्चन नंबर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आया सबको आंसर? ये कमेंट हो गया अपना? ओके दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12. अभी आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 13 पे. अरे एक दो क्वेश्चन और करने हैं, खत्म करना है. 13 दो है ना इसमें, 13, 14, 15. हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ. नेक्स्ट अच्छा बैठना, क्यों नाटक कर रहा है? नहीं मैं सबसे नहीं पूछने वाला हूँ, कुछ नहीं बोलेंगे. रीड करो. ZHP Limited is considering expansion of its plant capacity to meet the growing demand. The company would finance the expansion either with 15% debentures or by issue of 10 lakh equity shares at 16 rupees per share. The funds requirement is 1 crore 60 lakhs. The average rate of tax applicable to the company is 51.75%. अजीब सा रेट दिख रहा है, और वैसे भी सरचार्ज सेस ये सब फालतू की चीजें लगा के तो रेट बढ़ ही जाता है. The company's profit and loss statement before expansion, underline this, before expansion, मतलब existing, is as follows. ठीक है, उधर आप ऊपर ही लिख देना रुपीज इन लैक्स. ये जो सारे नंबर्स है ना ये लैक्स में है. सेल्स दिया हुआ है, सेल्स में से कॉस्ट माइनस किया हुआ है. कॉस्ट मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दोनों. तो EBIT आ रहा है. देन माइनस इंटरेस्ट PBT, लेस टैक्स PAT, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. तो 193 lakhs डिवाइड बाय 50 lakh शेयर. पर शेयर EPS पर शेयर प्रॉफिट इज 3.86 रुपीज. सब कुछ पूरा स्टेटमेंट रेडी है, बट दिस इज बिफोर एक्सपांशन और अपने को देखना है एक्सपांशन के बाद वाला सिनेरियो. ठीक है, सुना भी जरा. अगर हम लोग एक्सपांशन करते हैं, पैसा लेके आते हैं, तो हमारा EBIT कहां तक जाएगा वो दिया हुआ इधर. द कंपनीज एक्सपेक्टेड EBIT विथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज आफ्टर एक्सपांशन इज एज फॉलोज. तो एक्सपांशन के बाद हम लोग कितना EBIT जनरेट करेंगे, ऐसा कंपनी के दिमाग में एक नंबर नहीं है. हाँ उनको लगता है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और ऑब्वियसली जहां अनसर्टेनिटी है वहां एक नंबर कैसे आप एस्टिमेट करोगे. वहां तो मार्केट पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे 10% प्रोबेबिलिटी है कि शायद हम लोग सिर्फ
250 लाख कमाएंगे, जबकि करंटली वी आर अर्निंग 450 ना। ईबीआईटी यस, मतलब एक्सपांशन शायद एकदम फेल हो जाएगा और हमारा जितना अभी प्रॉफिट है हम उससे भी कम नीचे आ सकते हैं। वैसा भी हो सकता है, 10% चांसेस है उसके, या फिर शायद 30% चांसेस है कि एक्सपांशन से हमारे प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, जितना अभी कमा रहे हैं उतना ही रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक्सपांशन अगर 50% चांसेस तो यही है कि एक्सपांशन से हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, 450 से 540 आएगा। और अगर एक्सपांशन एकदम हिट हो गया तो शायद हम लोग 630 लाख तक भी एनुअली कमा सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें से अपने को कुछ नहीं मालूम, वो डिपेंड करता है कि आगे सिचुएशन क्या होती है, एक्सपांशन कैसा चलता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ईपीएस निकालने के लिए ईबीआईटी से शुरू करना होता है, राइट? तो कौन सा ईबीआईटी से शुरू करें फिर? चारों से, 4 ईबीआईटी और 2 प्लान ना, 2 प्लान है ना, डिबेंचर और इक्विटी। ये खेल तुम पहले खेल चुके हो एक क्वेश्चन में, तो क्या ये वैसा ही है? तो प्रोबेबिलिटीज का क्या काम है? ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि सर ये 540 लैक्स का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, तो हमको ईबीआईटी ईपीएस इसको लेके निकालना चाहिए। बाकी आपको प्रोबेबिलिटीज थोड़ी कम लग रही होंगी, बट अगर क्यूमुलेटिव देखे तो वो भी 50% ही हो जाती है, तो आप आधा प्रोबेबिलिटी इग्नोर करके तो नहीं जा सकते। करेक्ट, परफेक्ट। प्रोबेबिलिटीज इसीलिए दी हुई है ताकि आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आप एक एवरेज ईबीआईटी निकालो। वेटेड एवरेज बोलते हैं इसको। ऑन एन एवरेज हम कितना ईबीआईटी जनरेट करेंगे कंसिडरिंग ऑल द सिचुएशंस, ऑल द सिनेरियोस, और फिर आपको एक एक्सपेक्टेड ईबीआईटी मिल जाएगा एवरेज, और उसको लेके आपको आंसर सॉल्व करना है। देखो पूछा क्या है, हाँ जा जा देख के आ जाओ, इधर ही क्यों बैठेगा? कितना बोला तुमने? 493। You are required to calculate company's expected EBIT and EPS for each plan. तो expected EBIT वही average EBIT, expected EBIT निकालने के लिए क्या करना होगा? EBIT को probability से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन करने का। ऐसा नहीं किया तुमने पहले कभी? थोड़ा बहुत अगर मैथ्स वगैरह सॉल्व किया होगा, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, तो ये सब आता है ना उधर। प्रोबेबिलिटीज आर वेट्स बेसिकली। तो ये तो नॉर्मल था यार। फिर जो 493 आएगा ना, 493 लेके स्टार्ट करने का और फटाफट आंसर आ जाएगा अपना ईपीएस का। समझ में आया? चलो देखते हैं अभी जरा, लिखो क्वेश्चन नंबर 13। पहले लेट अस कैलकुलेट एक्सपेक्टेड ईबीआईटी है, तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड ईबीआईटी। ये तो 4 आंसर है ना, 4 ईबीआईटी है ना। 250 लैक्स, ऊपर लिख देना रुपीज इन लैक्स। 250, 450, 540 और 630।
इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं आपके पास, मल्टीप्लाई कर दो, ये 0.5 है, बाकी पहले और आखिरी शायद 0.1 है। इनको मल्टीप्लाई करो और लास्ट में इन सबको ऐड कर दो। $493 राइट। चलो अभी ईपीएस निकालते हैं, हेडिंग डाल दो। Statement showing computation of EPS after expansion. कितने प्लान्स हैं अपने सामने? देखो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और नंबर ऑफ शेयर्स और वो सब तो आपको ऊपर स्टेटमेंट में देके रखा है, बराबर ना, ऊपर लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट में एग्जिस्टिंग। पहला ऑप्शन क्या है? डेट, दूसरा इक्विटी, इधर आप लिखोगे एक्सपेक्टेड ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन। हाँ ऊपर इन लैक्स तो लिखना ही है ना, सारे नंबर्स इन लैक्स में ही है ना। Expected EBIT after expansion, it is 493. बाकी इंटरेस्ट आपको एग्जिस्टिंग दिया हुआ है, न्यू आपको निकालना होगा। तब ये सब सॉल्व करके फटाफट ईपीएस तक पहुंचो। ये ईपीएस आना चाहिए अपने को। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड ईबीआईटी वो हमने निकाला 493 एंड ईपीएस आफ्टर एक्सपांशन वो है 4.04335 एंड 3.5625, करेक्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस ये क्लिक होना चाहिए कि भाई वो जो प्रोबेबिलिटीज देके रखी है, चार चार ईबीआईटी दिया, उसका क्या करना है। और प्रोबेबिलिटीज दिया मतलब सिंपल था यार, और उसका एवरेज करना ही था। प्रोबेबिलिटीज नहीं दिया होता तो फिर हम लोग शायद चार अलग अलग आंसर निकालते हैं। फिर किया था ना हमने एक क्वेश्चन वैसे। समझ में आया ये? फिर एक 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, उसके बाद 2 क्वेश्चन और करना है। तो वो तो पास्ट एग्जाम वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड किए, सिमिलर मिलेंगे वो। क्वेश्चन 5 बीच में छोटा वाला देखो, एक विकल्प लिमिटेड।
रखो यार फोन, रखो फटाफट डिलीट करने का भी क्वेश्चन। चलो जल्दी क्वेश्चन निकालो। पेज नंबर क्या है इसका? 46, पेज 46, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने का फटाफट। विकल्प लिमिटेड provides you the following information for the year ending 31st March 2019. EBIT is given 28,80,000 less interest दो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये लोग। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एट द रेट 12%, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एट द रेट 10%. Debentures were issued on 1st of August 2018 and this is 31st March 2019. Earnings before tax, earnings after tax. इनके पास 6,30,000 शेयर है, तो 15,75,000 को 6,30,000 से डिवाइड करो और देखो ईपीएस कितना आता है। $2.5, राइट? तो योर ईपीएस इज 2.5 करंट ईपीएस, हाँ एग्जिस्टिंग, एंड मार्केट प्राइस पर शेयर इज 24 रुपीज। मतलब 2.5 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे 24 रुपीज टू द कंपनी। कि आप 2.5 रुपीज हमको दो, हम आपको सामने से 24 रुपए देंगे उसके लिए। तो जो कंपनी 2.5 रुपीज कमा के देगी एवरी ईयर, और उसके लिए इन्वेस्टर्स को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, कितना लगाना है? 24 रुपए। इससे आप पी रेशो निकाल सकते हो कंपनी का 9.6 टाइम्स, राइट? 9.6 टाइम्स उतना गुना पे कर रहे हैं वो लोग शेयर खरीदने के लिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स इन सरप्लस 60,50,000। तो अभी आप बताओ कंपनी के पास कैपिटल में क्या क्या है करंटली? कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या है? 6,30,000 इंटू 10 रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स इन सरप्लस और लॉन्ग टर्म लोन्स 12% के हिसाब से एंड 10%। तो 4 चीजें हैं इनके पास। इज दैट क्लियर? यस। आगे देखो ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। द कंपनी नीड्स टू रेज 30 लाख रुपीज फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स प्लांट। तो प्लांट को थोड़ा मॉडर्न बनाना है, मशीन मॉडर्नाइज करनी है, एंड दे हैव गॉट द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर रेजिंग द फंड्स। फर्स्ट इज टू इशू डेट 13% लॉन्ग टर्म लोन। ऑलरेडी 2 लोन है इनके पास, तीसरा एक और लोन का प्लान कर रहे हैं लोग। आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा? फिर 2 लोन है, तीसरा भी लोन हो जाएगा तो शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाए इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, देखते हैं उसका क्या इंपैक्ट है। दूसरा ऑप्शन है रेज पार्टली बाय इशू ऑफ 75,000 इक्विटी शेयर एट ₹20 पर शेयर। अभी बोलो 75,000 इंटू 20 कितना पैसा आएगा? 15 लाख। और अपने को चाहिए कितना? मतलब ये पूरा इक्विटी प्लान तो नहीं है, तो बाकी का कहां से फिर? एंड द बैलेंस दैट इज अनदर 15 lakhs विल बी इश्यूड बाय 11% डिबेंचर्स। तो यहां भी थोड़ा लोन तो आ ही रहा है ना? तो प्लान क्या, या तो पूरा लोन या फिर आधा इक्विटी और आधा लोन। चलो देखते हैं इनमें क्या होगा। द कंपनी एक्सपेक्ट्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑन फंड्स एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, to be improved by 3% because of modernization। इनको लगता है कि मॉडर्नाइजेशन के बाद हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 3% से, ऑब्वियसली यार एडवांस मशीन यूज करेंगे, कॉस्ट अपना जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्लाइन होगा, राइट? और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। मान लो अभी हम लोग 100 रुपए लगा के फॉर एग्जाम्पल 14% कमाते हैं, 100 रुपए लगा के 14 रुपए कमाते हैं, तो आगे मॉडर्नाइजेशन के बाद कितना कमाएंगे? 3% और कमाएंगे। तो 100 पे 14 नहीं, 14 + 3 17%, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 3% से बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? तो जितना भी अभी अर्न कर रहे होंगे उससे 3% ज्यादा। चलो ये तो एक पॉइंट है। और ये जो पूरा एडजस्टमेंट है ना, ये जो 2 लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, इधर स्टार मार्क कर देना। ये इस चैप्टर का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन बोल सकते हो आप, इंस्टीट्यूट का फेवरेट है ये, काफी बार पूछा होगा। और क्या बोल रहे हैं ये लोग? एंड इफ द डेट इक्विटी रेशियो दैट इज डेट डिवाइड बाय
डेट प्लस इक्विटी, राइट। डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी बोला मतलब पूरा कैपिटल हो गया ये तो, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हो आप एक तरह से। तो डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी रेशियो एक्सीड्स %। अगर लोन 45% के ऊपर चला गया टोटल कैपिटल का, देन प्राइस अर्निंग रेशियो विल गो डाउन बाय, हाँ, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, पी रेशियो कम होना मतलब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस 15% गिर जाएगा। तो अभी कितना है पी रेशियो? 9.6 टाइम्स के अंदर 15% का रिडक्शन आ जाएगा, तो पी रेशियो विल ड्रॉप टू 8.16 टाइम्स। इज इट क्लियर? Required part, if the company is to follow the policy of maximizing MPS, which option should it choose? ऑब्जेक्टिव बोला मतलब अपने को वो कैलकुलेट करना है इधर, तो एमपीएस निकालें। एमपीएस कैसे आएगा बोलो? ईपीएस इंटू, हाँ वो एमपी पी रेशो दिया समझ जाने का, फिर एमपीएस तक जाना ही है, ठीक है। तो पहले ईपीएस निकालेंगे और फिर पी रेशो। अब उसके लिए आप ये बताओ, आफ्टर एक्सपांशन आपका ईबीआईटी दिया हुआ है, एक्सपांशन के बाद ईबीआईटी कितना होगा ये दिया हुआ है क्या? बस ऐसा बोला है, हाँ आरओसी इंप्रूव होगा, बट आरओसी है कितना एग्जिस्टिंग वो भी नहीं मालूम ना। तो पहले एग्जिस्टिंग आरओसी निकालना होगा, फिर उसमें हम 3% बढ़ा देंगे। अभी एग्जिस्टिंग आरओसी के लिए क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड और ईबीआईटी। ईबीआईटी इज गिवन, करंटली वी आर अर्निंग 28,80,000। बस ये जानना है ये 28,80,000 हम लोग कितना कैपिटल लगा के कमा रहे हैं। तो लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे हमने वहां पे तो दिया हुआ ही था ये, इधर देखो, सुनो इधर, इधर ध्यान दो। प्रीवियस मतलब क्वेश्चन नंबर 12, 13 जो था ना, क्वेश्चन नंबर 12 का रेफरेंस दे रहा हूं मैं। यहां पे जैसे इन्होंने एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया ना, वैसे आप भी बनाओ, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग जो भी है, और आप मुझे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के बताओ। अंडरस्टूड? गलत है वो, 2 करोड़। बनाओ बनाओ, निकालो आंसर, फेयर में एकदम आंसर। 2 करोड़ करेक्ट है, 182 वाले गलत कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 5 है ना ये, तो उधर लिखो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। और सबसे पहले क्या 12% लॉन्ग टर्म लोन ना, कितना है 12% लॉन्ग टर्म लोन? कैसे आया तुमको ये? 2,70,000 डिवाइड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। तुमने कितना बोला? 22 लाख। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है? कितना परसेंट? 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर अमाउंट कितना है इसका इंटरेस्ट का? 3,60,000 डिवाइड बाय 10% इंटू 12/8 इंटू 12/8, राइट। अगर ये 8 महीने का इंटरेस्ट है तो 12 महीने का इंटरेस्ट कितना, और फिर आप उसको डिवाइड करोगे। क्योंकि सुनो इधर इधर, ये जो रेट है 10%, ये तो एनुअल रेट है ना, मतलब आपको साल भर में 10% इंटरेस्ट पे करना है ना। तो अगर आप नीचे डिवाइड 10% से कर रहे हो विच इज एनुअल रेट, तो ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट भी एनुअल होना चाहिए। और ये जो इंटरेस्ट है ये तो 8 ही महीने का है, तो आप बोलोगे अगर ये 8 महीने का इंटरेस्ट है तो 12 महीने का इंटरेस्ट कितना, और फिर आप डिवाइड करोगे। अभी देखो ये हमने इंटरेस्ट कैसे निकाला होगा? हमने लोन अमाउंट लिया होगा, उस पर 10% अप्लाई किया होगा,
और क्योंकि 8 महीना है तो हमने 8/12 किया होगा। अब मुझे डेट का अमाउंट जानना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट तो दिया है ना अपने को, ये सुनो, इंटरेस्ट कितना है 360, तो 3,60,000 डिवाइड बाय ये 10% मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो रहा है, हो जाएगा। और यहाँ ये 8/12 इस साइड आएगा तो 12/8 बन जाएगा। समझ में आया क्या आपको? सिंपल है ना यार। तो लॉजिकली देखो, मैथमेटिकली यार अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देख रहे हो ना, रेशियो बना रहे हो, तो वो कंपेरेबल होने चाहिए। अगर एक आफ्टर टैक्स है तो दूसरा भी आफ्टर टैक्स होना चाहिए, एक एनुअल है तो दूसरा भी एनुअल होना चाहिए। कुछ बेसिक्स होता है, पे ध्यान देना आपने को, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रेट एनुअल है तो ऊपर अमाउंट भी एनुअल होना चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करो उसका। नहीं तो अगर आपने अमाउंट 8 महीने का रखा है तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट भी क्या करना होगा, 8 महीने का रखना पड़ेगा, इक्वल रखना है। चलो तो 22,50,000 पहला वाला, और दूसरा वाला आपका अमाउंट कितना आया 54 ना, 54 lakhs। नेक्स्ट यू हैव गॉट इक्विटी शेयर कैपिटल, वो 63 lakhs होगा। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स भी है अपने पास 60,50,000। इस तरह से अपना अमाउंट आएगा 2 करोड़ का। और हमारा ईबीआईटी कितना है अभी, तो निकालो एग्जिस्टिंग आरओसी। $28,80,000 डिवाइड बाय 2 करोड़ इंटू 100, 14.4, मतलब हम लोग 100 रुपये लगा के 14.4 रुपीज़ कमा रहे हैं। और आगे मॉडर्नाइजेशन के बाद क्या होगा, 3 रुपये और कमाएंगे, 100 पे 3 रुपये, तो अभी 14 रुपये कमा रहे हैं, 3 रुपये और मतलब 17.4 हो जाएगा। तो योर आरओसी आफ्टर मॉडर्नाइजेशन is equal to 14.4 plus 3, 17.4%. And what is your capital employed after modernization? अभी 2 करोड़ है, कितना और लाएंगे तो 230 हो जाएगा, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर मॉडर्नाइजेशन is equal to 2 crore plus 30 lakhs. What will be your EBIT after modernization then? 40,02,000 ना? EBIT आ गया मतलब अपन स्टार्ट कर सकते हैं अभी, है ना। फॉर्मेट स्टेटमेंट बना के अपन EPS तक तो पहुंच जाएंगे। बट देन यहाँ पे MPS पूछा हुआ है, तो MPS तक जानने के लिए अपने को P रेशो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो जो है P रेशो चेंज हो रहा है, वो डिपेंड करता है डेट अमाउंट कितना है। ज़्यादा डेट होगा तो फिर P रेशो कम हो जाएगा, तो पहले अपने को P रेशो भी निकालना होगा, उसके बाद कहीं जाके हम लोग फिर स्टार्ट कर सकते। अंडरस्टूड। और वही तो अपना मेन वर्किंग है, ये तो हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं ना यार, इतना तो। अभी जो करने जा रहे हैं वो नया है।
तो ये पहला वर्किंग नोट था मान लो, अभी दूसरा वर्किंग नोट बनाते हैं। इसके लिए पी रेशो के लिए, ओके। कैलकुलेशन ऑफ पी रेशो आफ्टर मॉडर्नाइजेशन। वैसे बाय डिफॉल्ट तो ये सेम ही रहेगा, लेकिन एक सिचुएशन में एक कंडीशन में चेंज होगा। कब चेंज होगा आपको मालूम है? अगर आपका डेट इक्विटी रेशो 45% एक्सीड कर जाए तो, अदरवाइज तो ये उतना ही रहने वाला है जितना अभी है। तो व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग पी रेशो, वो निकालना जरूरी है पहले तो। एग्जिस्टिंग पी रेशो फॉर्मूला इज एमपीएस अपॉन, चलो एमपीएस तो दिया हुआ है बट ईपीएस यू हैव टू कैलकुलेट, तो निकाल लो यार। ईपीएस निकालना तो आसान है। एनपीएटी है आपके पास करंटली, देखो दिया हुआ है उधर 1575 डिवाइड बाय हाउ मेनी शेयर्स, डिवाइड कर लो चलो। ₹2.5 पर शेयर। तो ये अपना आंसर आएगा 25 है क्या अपना मार्केट प्राइस कितना है? 24 अपॉन 22.5 9.6। और देखते हैं इसमें चेंज आएगा या नहीं आएगा, वो आपको कंफर्म कर लेना है पहले। तो फर्स्ट प्लान देख लेते हैं। प्लान 1 इज व्हाट? 13% लोन है ना ये, 13% लोन। चलो अगर आप 13% लोन ले लेते हो तो आपका डेट इक्विटी रेशियो जो है ना कितना हो जाएगा वो आपको निकालना है। डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर मॉडर्नाइजेशन, आपके पास ऑलरेडी कितना लोन है देखो, ऐड कर लो पहले। कितना लोन आपके पास ऑलरेडी है? एक पहला लोन कितने का है? 22 लाख 50 का। फिर एक और लोन है अपने पास 54 लाख का, और हम लोग सोच रहे हैं कि एक और लोन ले लेते हैं 30 लाख का। तो सब मिला के टोटल कितने लोन हो जाएंगे? ओके आउट ऑफ कितने में से? 2 करोड़ 30 में डेट प्लस इक्विटी मिला के 230 हो जाएगा ना अपने पास। तो 2 करोड़ 30 लाख के अंदर इतना अमाउंट लोन होगा, तो पर 100 रुपी परसेंटेज में देखो कितना होता है? 46.3043, 30 ले लेता हूँ चलो। क्या बोलते हो, पी रेशो में इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? आप लिखोगे सिंस डेट इक्विटी रेशियो exceeds 45%, P ratio will decline by 15%. So what will be the new P ratio then? .6 टाइम्स में 15% का रिडक्शन 8.16 टाइम्स।
समझ में आया आपको ये? नाउ यू हैव टू डू द सेम थिंग फॉर सेकेंड प्लान. प्लान 2 इज व्हाट? पहला इक्विटी है ना, प्लस 11% डिबेंचर्स. चलो इधर भी डेट इक्विटी रेशियो निकाल लेते हैं. कंपनी ऑलरेडी हैज़ अ लोन ऑफ 22,50,000 प्लस 54 lakhs, प्लस ये लोग 15 लाख का और लोन लेंगे. आधा ही लेंगे ना अभी, तो 15 लाख का और लोन आएगा. तो टोटल लोन कितना हो गया सब मिला के? आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 2 crore 30, टोटल कैपिटल 230. So your debt equity ratio in this case is 39.78. चलो 39 है या 40 है, डजेंट मैटर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इट इज लेस देन 45. लेस है मतलब हमारे पी रेशियो में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. तो लिखो सिंस डेट इक्विटी रेशियो is lower than 45%, P ratio will remain constant at 9.6 times. P ratio will remain constant at 9.6 times. चलो डन. समझ में आया ये? तो पी रेशो का इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्यों है? बिकॉज हमको एमपीएस तक जाना है, राइट? अभी अपने पास पी रेशो भी आ गया, ईबीआईटी भी मालूम है, तो ईपीएस तक तो हम पहले ही पहुंच जाते. अभी पी रेशो भी है तो एमपीएस भी आ जाएंगे आराम से. चलो लेट अस स्टार्ट. स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एमपीएस. After modernization, कितने प्लान है अपने सामने? 2 कॉलम बना दो फटाफट. दो प्लान्स कौन से? पहला 13% लोन और दूसरा इक्विटी प्लस, हाँ चलो अभी फटाफट स्टार्ट करना. पहले आप लिखोगे ईबीआईटी आफ्टर मॉडर्नाइजेशन 40,02,000, राइट? लिख दो दोनों कॉलम में. लेस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी दो है. एक कितना 12% है शायद, 12% लोन, फिर 10% डिबेंचर्स. ये तो एग्जिस्टिंग है,
एग्जिस्टिंग मतलब ये तो दोनों कॉलम में आएंगे। बाद में अगर हमने नया लोन लिया तो 13% इंटरेस्ट और आ जाएगा, 13% लोन का। और दूसरे प्लान के लिए गए तो 11% डिबेंचर्स पे लोन अपना इंटरेस्ट आ जाएगा। ट्वेल्व परसेंट लोन पे इंटरेस्ट कितना दिया था? हाँ, दैट इज एग्जिस्टिंग, तो फिर दोनों कॉलम में लिखो। और 10% डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट आएगा? 5,40,000। पहला साल था, 8 ही महीने हुए थे। पर मॉडर्नाइजेशन के बाद क्या हर साल 8 ही महीने का इंटरेस्ट दोगे क्या तुम लोग? $5,40,000। 13% लोन ऑन 30 lakhs, 390। ये पहले कॉलम में आएगा सिर्फ। सेकंड कॉलम में 11% डिबेंचर ऑन 15 lakhs, 15 lakhs पे 11%, 165। कौन से कॉलम में आएगा? सेकेंड वाले में आएगा, प्लान 2। चलो ये ईबीटी आ जाएगा माइनस टैक्स, एनपीएटी। नंबर ऑफ शेयर्स अभी कितने अपने पास? अभी 6,30,000 है ना। और नए कितने इशू करेंगे? इक्विटी वाले में करेंगे ना। हाँ, तो नंबर ऑफ शेयर्स फिर बढ़ जाएंगे। सेकंड प्लान में होगा, फर्स्ट में तो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो फटाफट ईपीएस तक जाओ, इनटू पी रेशो एमपीएस निकालो, देखो आंसर क्या आ रहा है। ईपीएस इनटू पी रेशो, हाँ अच्छा, इंस्टीट्यूट का फेवरेट भी है। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे हर जगह पे, पास्ट पेपर, एमटीपी, आरटीपी, मॉड्यूल, जहाँ देखोगे वहाँ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अपना एमपीएस और ईपीएस इतना आ रहा है। ठीक है, तो शुरू के सारे क्वेश्चन 13 तक हो गए ना अपने। हाँ, अब ये जो दूसरा वाला 13 है, इट्स अ मॉड्यूल क्वेश्चन। यहां भी ये बोला इनको 40 लाख रुपए चाहिए, और अगर डेट इक्विटी रेशियो 36% के ऊपर गया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5 पे चला जाएगा, मतलब पी रेशियो 8 पे आ जाएगा। ठीक है, तो तुमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इग्नोर करना है, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन करके उसको बोल ही दिया। अदरवाइज पी रेशियो का फॉर्मूला है 1 कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो अगले चैप्टर में सीखेंगे, इसके लिए उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, तो आप उसको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आया आपको? एंड द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल फंड्स बोरोड विल बी 12%। तो जो नया लोन लेंगे वो कितने पे मिलेगा अपने को? 12% पे मिलेगा, अगर डेट इक्विटी रेशियो आगे गया तो। ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी इज 1.4 करोड़। बाकी इनके पास और क्या है, तो ये देखो एक लोन दिख रहा है आपको, उसके बाद
इक्विटी शेयर है, और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग्स है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, और आपको वैसे ही एमपीएस तक जाना है। प्राइस बोला मतलब हमेशा एमपीएस हो जाएगा, हो जाना चाहिए, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये, तो एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। होमवर्क में ट्राई करना है इसको। फोर्टीन भी उसके जैसा ही है। हाँ, पहले तो आपको पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर देके रखा है इन्होंने, 8, 20, 12 एंड 10। समझा आपको कितना कैपिटल है इनके पास? 20, 12, 10 और 8, 50 लाख, राइट? हाँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिया हुआ है 8। तो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला याद है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का 8 गुना होने का मतलब ये है कि हम लोग जितना, सुनो, हम लोग जितना इंटरेस्ट पे करते हैं हम लोग उसका 8 गुना ईबीआईटी कमाते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट का 8 गुना। तो सोचो आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट तो है ना पहले से, इधर 12% लोन लिखा हुआ है देखो, और 12% लोन पे अमाउंट 10 लाख है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा बोलो? 1,20,000। तो मतलब हमारा ईबीआईटी कितना होगा फिर? 9,60,000। तो बाय यूजिंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला यू विल गेट ईबीआईटी, और उसके बाद आपका काम इजी है। समझ में आया क्या? इनको और 34,50,000 चाहिए एक्सपांशन के लिए, और ये एक्सपांशन करने के बाद क्या होगा, इनका ईबीआईटी जो है इट विल इंक्रीज बाय 6,15,000 पर एनम। तो 9,60,000 प्लस 6,15,000 EBIT आफ्टर एक्सपांशन 15,75,000। फिर सीधा इंटरेस्ट और सब माइनस करो और ईपीएस तक पहुंचने का। इज दैट क्लियर? पर यहां पे भी इन्होंने क्या बोला हुआ है देखो आगे, डेट इक्विटी रेशियो इन द रेंज ऑफ 50 to 80%। 50 से 80% के बीच में अगर डेट इक्विटी रेशियो आया तो आपका प्राइस अर्निंग रेशियो 22 रहेगा। इज दैट क्लियर? अगर डेट इक्विटी रेशियो 80% के भी ऊपर गया तो प्राइस अर्निंग रेशियो 18 पे आ जाएगा। और अभी कितना है? हाँ, तो प्राइस अर्निंग रेशियो का 3 रेंज देके रखा है। अगर आपका जो डेट इक्विटी है वो लेस देन 50% है तो 25, 50 to 80 है तो 22, और 80 के भी ऊपर गया तो 18। इज दैट क्लियर? पक्का? और इनके पास लोन लाने के जो दो, या पैसा लाने के जो 2 ऑप्शंस है वो क्या है? आइदर दे विल इशू इक्विटी शेयर्स एट द मार्केट प्राइस और बोरोइंग। तो सेकंड प्लान में समझ के चलो आपका डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा। ठीक है? हाँ, एडवाइस विच ऑप्शन इज मोस्ट सूटेबल, मार्केट प्राइस निकालना है। समझ में आया? तो ये जो दोनों भी क्वेश्चन है ना 14 एंड 13, 14 दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। जो वहां किया था सेम वैसे ही यहां भी करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये बेसिक क्वेश्चन है। ये सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डाले मैंने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अभी इतना क्वेश्चन होमवर्क में ले लिया तो फिर 15 भी ले लेता है। 15 से डरने का नहीं है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। यह है ना, आपको सेल, सुनो इधर, सेल से स्टार्ट करना होगा। लिसन यार, कहां से स्टार्ट करोगे? तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी। समझा आपको? तो ईबीआईटी तक जो भी 2-3 प्लान्स है सबका ईबीआईटी सेम रहेगा, उसके बाद फिर चेंजेस आने शुरू होंगे। इज दैट क्लियर? तो जैसे अभी हम लोग 1 लाख यूनिट बेच रहे हैं, हमारा सेल जो है 50% बढ़ने वाला है, तो कितने यूनिट्स हो जाएंगे फिर? 1.5 लाख। समझ में आया क्या आपको? तो 1.5 लाख इंटू सेलिंग प्राइस कितना है? 40 रुपये। तो ऐसा सब दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, फटाफट सॉल्व करो, ये सिंपल है।
जो क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह किया हमने उससे बहुत सिंपल है। ठीक है, सोर्सेस क्या है पैसा लाने के, वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। लोन लेना है, 5 लाख तक का लोन 10% पे मिलेगा, 5 से 10 15%, ओवर 10 लैक्स 20%। और ये ऑल्टरनेटिव्स ये रहे, 5 लाख का लोन लेंगे, बाकी बैलेंस पैसा कितना चाहिए इनको, पोटेंशियल दैट विल इन्वॉल्व 20 लाख। तो 5 इधर हुआ तो ये कितना हो गया 15, 10 इधर तो ये 10, ये 14, तो यहाँ पे समझ में आया। क्वेश्चन वही है, खाली इन्होंने क्या ना वो टेबल वेबल बना के लेंदी कर दिया है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर कितने होमवर्क हो गए फिर अभी अपने, 4 तो बनते ही है ना, 4 कर लेने का। ठीक है, हाँ, और इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति होती है।